हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सजीव कोशिका में जो एक लिविंग सेल जो होती है उसमें जो रासायनिक संगठन का विश्लेषण यानी एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए लिविंग सेल, यानी जो भी कोशिका में जो भी रासायनिक जो पदार्थ पाए जाते हैं, जो भी जैविक अणु पाए जाते हैं, उनका पता कैसे लगाया जाता है तो वो हम पढ़ेंगे। जैविक अणु के जो प्रकार हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो ये करते हैं। तो लिखेंगे सजीव कोशिका में रासायनिक संगठन का विश्लेषण या फिर एनालिसिस ऑफ केमिकल composition in a living cell। मतलब कोई भी जो सजीव कोशिका है उसमें जो भी जैविक अणु पाए जाते हैं उनका हम पता कैसे लगाएं, तब इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें इस चीज़ को, इस जो फॉर्मूला है, इसको करने के लिए आपको कोई वेजिटेबल लेनी है, कोई गाजर, मूली कोई भी लेनी है, या फिर एक टिश्यू लेना है, टिश्यू या फिर कोई भी ऊतक, या फिर कह सकते हैं लीवर ले सकते हैं। तब जैसे कि एक गाजर ले ली, मानो कि ये गाजर है, तब उस कैरेट को हमें क्या करना है, इसका इतना जो पार्ट जो होता है वो काट लेना है। तब पार्ट काट लिया। अब उसमें क्या करना है, एक एसिड ट्राइक्लोरिक एसिड, या फिर इसे कहते हैं डबल CCl3COH, इसके साथ मिक्स कर देना है। यानी इस गाजर के साथ जो ये ट्राइक्लोरो एसिड है उसको क्या कर देना है, मिक्स कर देना है। अब मिक्स करने के बाद क्या होएगा कि इसमें हमें दो तरह की चीज़ें पाई जाएंगी, यानी दो फ्रैक्शंस मिलेंगे। एक तो मिलेगा छना हुआ पदार्थ, उसको क्या करना है, उसके साथ मिक्स कर देना है। कैरेट को ट्राइक्लोरो एसिड के साथ कोई भी मिक्सी या फिर ग्राइंडर, उसके साथ मिक्स कर देना है। अब उसके बाद में हम वो जो भी मिलेगा हमें, वो जो मिक्सड पदार्थ होएगा उसको हमें क्या करना है, छान लेना है। क्या कर लेना है, उस पदार्थ को हमें क्या कहते हैं, चेस्ट क्लॉथ से छान लेना है। चेस्ट क्लॉथ या फिर एक महीन कपड़ा जो होता है उससे हमें उसके ऊपर वो चीज़ रख देनी है और फिर उसे छान लेना है।
तब यहाँ पे क्या होंगे, जो ऊपर जो रहेगा या फिर स्ट्रेन से ऊपर जो चेस्ट क्लॉथ पे रहेगा उसे तो कहेंगे हम एसिड इनसॉल्युबल पूल। एसिड इनसॉल्युबल पूल, या फिर इसे कह सकते हैं रिटनटेट और रिटनटेट। एसिड इनसॉल्युबल पूल और रिटनटेट। अब जो छना हुआ पदार्थ जो होएगा उसे कहेंगे एसिड सॉल्युबल पूल। एसिड सॉल्युबल पूल, या फिर कहते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट। अब जो फिल्ट्रेट जो होता है यानी जो छना हुआ पदार्थ, उसमें ही बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे जो जैविक अणु पाए जाते हैं अलग अलग टाइप के, उनको फिर पता कर ले जाते हैं। वो उनके अलग अलग टाइप के, जैसे कि कुछ रिएक्शंस होते हैं जैसे कि क्रोमेटोग्राफी, या फिर एक होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है। तो ये कुछ इनसे फिर हमें पता चलता है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तब ये था जो एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ए लिविंग सेल, यानी सजीव कोशिका में रासायनिक संगठन का उसके विश्लेषण कैसे करें। तब इसके जो नोट्स हैं वो एनसीईआरटी में वाली बुक में दे रखे हैं। तब अब हम पढ़ते हैं कि जो जैविक अणु हैं उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। जैविक अणु के प्रकार। तब इन्हें दो टाइप में विभाजित किया हुआ है। पहला है सूक्ष्म जैव अणु। सूक्ष्म जैव अणु, या फिर इसे कहते हैं माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स। माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं वृहत जैव अणु। वृहत जैव अणु, या फिर इसे कहते हैं मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, एक होता है माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स और एक मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स। ये दो टाइप के होते हैं। तब अब इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। पहला जो है वो है माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स, या फिर सूक्ष्म जैव अणु। तब इनके बारे में लिखेंगे, ये कम अणुभार वाले, ये कम अणुभार वाले व छोटे संरचना वाले अणु होते हैं।
अणु होते हैं। ये कम अणुभार वाले और छोटी संरचना वाले अणु होते हैं। यानी ये कोई मॉलिक्यूल से नहीं बने होते हैं। 3-4 कार्बन हाइड्रोजन अणु उन्हीं से ही बने होते हैं। आगे लिखेंगे इसके बारे में कि जो जल व अम्लीय वादन में घुलनशील होते हैं। जो जल व अम्लीय माध्यम में घुलनशील होते हैं। जो जल व अम्लीय माध्यम में घुलनशील होते हैं। यानी जैसे कि कोई संरचना है, जैसे कि हम कह सकते हैं अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ। जैसे कि कोई अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड, तब वो एक सूक्ष्म जैव अणु है। यानी वो छोटे होते हैं और उनकी संरचना भी बड़ी नहीं होती। लेकिन जो प्रोटीन है, प्रोटीन वो क्या होते हैं, यानी एक वृहद जैव अणु होते हैं। बनते किससे हैं? वो सूक्ष्म जैव अणु से। जैसे कि एक अमीनो एसिड है, अब प्रोटीन कैसे बनेगा? उसकी एक लंबी चेन बन जाएगी। यानी अमीनो एसिड पे अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे, तब वो किसका रूप ले लेगा? प्रोटीन का। वैसे ही फैटी एसिड है, वसा अम्ल, जैसे कि कोई भी फैटी एसिड है, वसा अम्ल, तो वो भी क्या होंगे? एक। अब वो जुड़ते जाएंगे और कोई जुड़ेगा। अब उनसे क्या बन जाएगा? वो लिपिड बन जाएगा, वो समझ जाएगा। वैसे ही न्यूक्लियोटाइड है, अब न्यूक्लियोटाइड से क्या बन जाएंगे? न्यूक्लिक एसिड बन जाएंगे। तब ये सूक्ष्म जैव अणु जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तब वृहद जैव अणु मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम वृहद जैव अणु। वृहद जैव अणु या फिर मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स। इसमें आप लिखेंगे कि ये उच्च अणुभार वाले या बड़े आकार के होते हैं। बड़े आकार के होते हैं। इनका निर्माण आगे लिखेंगे। इनका निर्माण सूक्ष्म जैव अणु अणुओं के बहुलीकरण मतलब
पॉलीमराइजेशन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन से होता है, यानी बहुत सारे सूक्ष्म जैवाणु मिलके वृहद जैवाणु बनाते हैं, होता है, ठीक है। तब ये थे इनके एग्जाम्पल, आप देख लेंगे। जैसे कि सूक्ष्म जैवाणु हैं, उनके एग्जाम्पल जैसे कि सिंपल शुगर है, सरल शर्करा, वो एक कार्बोहाइड्रेट है। शुगर जो है वो मोनोसेक्राइड में आती है, वो कार्बोहाइड्रेट का जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। और फिर वृहद जैवाणु के एग्जाम्पल है, वो है प्रोटीन हो गया, प्रोटीन, और ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड से प्रोटीन बन गया, अब न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बन गया, और वैसे ही फैटी एसिड से लिपिड बन गया। तब ये जो इनका बहुलीकरण होता है, इनसे फिर ये वृहद जैवाणु का निर्माण होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, हम एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, एंजाइम वगैरह इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में सारी जानकारी बताऊंगा। तो इससे कह रहा हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, शेयर कर लें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।